सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज का जो उनका अनमोल विचार है, जिनके अंदर ये दो गुण होते हैं वो दुनिया को जीत सकता है। दोस्तों ये दो गुण सीखते हैं हम एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद आज जो स्वास्थ्य से संबंधित विचार है दोस्तों, उसे आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आज आपने इस स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ले ली तो दोस्तों आज के बाद आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। शरीर बीमार होने के क्या कारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे और बात पित्त कफ दोष पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप बात पित्त कफ को समझ गए तो दोस्तों आज के बाद आपको कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए मित्रों, पहले सुन लेते हैं एक उपदेश को। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में ज्ञात हुआ जो इतना रूढ़वादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर से तृष्णा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट आया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी नाराजगी के कारण विवश हूँ। पंडित जी हमारे ऊपर नाराज होंगे, इसलिए मैं नहीं दे सकती हूँ। मेरी इच्छा तो है। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है, मतलब उसने कहा था कि नहीं दे सकते हो। आप अब किसी दिन हाँ भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य और सहिष्णुता के बल पर, यही दो गुण है दोस्तों, धैर्य और सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में बदला जा सकता है। अगर आपके अंदर धैर्य है, करुणा है, सहिष्णुता है तो दोस्तों किसी भी चीज़ को आप हासिल कर सकते हो। आप कहीं पे भी रहिए, कुछ भी करिए, कहीं पे रहिए, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए आप उन परिस्थितियों से निपट सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज का प्रमुख चैप्टर है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं बात पित्त कफ, आप सुने भी होंगे, लेकिन हमारा अपना विश्वास है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, जानते हैं। कितने लोग अभी ऐसे हैं ये बात पित्त कफ क्या है जानते नहीं होंगे। हाँ, कफ समझते होंगे, लेकिन एक कफ आ रहा है, खांसी आ रही है, जानते होंगे। पित्त बन गया, एसिडिटी बन गई, बात हो गया, ये भी सुने होंगे, बात रोग हो गया है। लेकिन ये क्यों होता है? ये हमारे शरीर में कब से कब तक पाया जाता है? आज हम कुल कितने टॉपिक पर बात करेंगे, पहले आप टॉपिक का सुन लीजिए। पहले दोस्तों बात करेंगे बात रोग क्या है, फिर हम जानेंगे हमारे शरीर में बात रोग का काम क्या है, इसका महत्व क्या है।
बात रोग होने के कारण क्या है? अगर बात रोग हमारा खराब हो गया तो हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इसे हम बिना दवा के कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर जानेंगे पित्त दोष। पित्त दोष क्या है, इसके क्या क्या है, फिर कफ दोष है। यानी आज हम तीनों दोषों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और जिसने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया मित्रों, आज के बाद वो बीमार नहीं होगा। आप ये पूरा वीडियो देखिए और तीनों दोषों के बारे में जानिए और अपने शरीर के तीन दोष को बैलेंस करिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। मित्रों, सबसे पहले शुरू करते हैं अपने शरीर की। है हमारा शरीर किससे बना है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और 3 दोष, इसी में सारे गुण, विटामिन, मल्टीविटामिन, विटामिन ए, डी, सी, ये सारे गुण है। जल, थल, आकाश, पृथ्वी, मिट्टी ही तो है हमारी शरीर। और ये पानी में जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, विटामिन, मिनरल, ये सारे शरीर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, सारे पोषक तत्व। तो दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष, और ये 3 दोषों का कांटेक्ट 5 तत्वों से, 5 तत्व और 3 दोष एक आपस में पारस्परिक संबंध होता है। अगर आपके शरीर का 3 दोष गड़बड़ हो गया तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है। अब हम ये जानते हैं 3 दोष हमारे शरीर में कब कब रहता है, इसकी प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब कब रहती है। और ये 3 दोष दोस्तों हमारे प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, हमारे नेचर पर डिपेंड करता है। जब जब मौसम हमारा चेंज होता है और हमारी दिनचर्या चेंज होती है, तो ये हमारा प्रकृति से बना है, तो प्रकृति के ऊपर ये 3 दोष काम करते हैं। जैसे आप जानते हैं 3 ऋतुचर्या होती है, ऋतुचर्या, सारी चीजें इसी पे डिपेंड है। अब दोस्तों, इस पर आपका बात पित्त किस पे बिगड़ता है, इस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं, आई हमारा बात दोष, पित्त दोष हमारे शरीर में कब कब रहता है। दोस्तों, जन्म से लेकर 15 साल तक हमारा क्या होता है, कफ प्रवृत्ति होती है, कफ दोष हमारे शरीर में रहता है। तो जो आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे अक्सर सर्दी, खांसी, जुखाम, यहाँ तक निमोनिया से पीड़ित रहते हैं। और हम आप कहते हुए सुने भी होंगे, दादी माँ को कहते हुए सुने होंगे, ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा इसका जो है निमोनिया अपने आप ठीक हो जाएगा। जी हाँ, तो उसमें हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। बच्चे को ऐसे केयर करें कि उनको कफ प्रवृत्ति ना होने पाए। कफ से संबंधित उसे ठंडी से बचा के रखते हैं, उसे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाने को देते जिससे जुखाम हो जाए, कफ बन जाए। तो जब आपका कफ दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, आप उसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो कफ अगर आपका कफ प्रवृत्ति कितना हो गया, 14 से 15, 0 से 14 साल तक। अब 0 से 14 साल के बाद अब आपकी शुरू होती है पित्त प्रवृत्ति। ये पित्त प्रवृत्ति कब से कब होती है दोस्तों, ये पित्त प्रवृत्ति आपकी 14 साल से 15 साल से लेकर के 60 साल होती है। इस साल 14 से 15 से 60 साल के बीच में आपके अंदर पित्त ज़्यादा बनता है। अब इसमें आपको ऐसे केयर करना पड़ेगा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिससे पित्त ना हो। अब उसके बाद 60 साल के ऊपर हमारा क्या होता है, तब हमारे अंदर बात प्रवृत्ति होती है, आय होती है। और जब बात प्रवृत्ति होती है तो शरीर में दोस्तों बहुत सारी बीमारियां होती, 80%। तो आप दोस्तों इससे क्लियर हो गए आपके शरीर में कब कफ दोष होता है, कब वित्त दोष होता है और उसके बाद कब वात दोष होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पित्त दोष का। पित्त दोष हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा दिन तक रहता है, यानी कि 15 साल से लेकर 60 साल तक। कितना हो गया, 45 साल। अब इस 45 साल में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, जिससे हमारा पित्त दोष न बिगड़े। अब ये भी एक जानना है, जब आपका पित्त दोष गड़बड़ होता तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती हैं, और जब आपका कफ दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं, और जब आपका वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में दोस्तों
60 से 80% बीमारियां होती है, यानी कि 100% बीमारियां इन 3 दोष के कारण होती है। तो आपको इन 3 दोषों को बैलेंस करके रखना होगा। तो पहले हम चर्चा करेंगे पित्त दोष। ये पित्त दोष सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में रहता है, यानी कि 40 से 45 साल ये हमारे शरीर में रहता है। अब इसी में हमारी डिसमिस होता है, इसी में हमारी गड़बड़ी होती है, इसी में हमें गड़बड़ी होती है। तो दोस्तों आपको इस पे बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयर। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो पित्त दोष हमारे शरीर में 45 साल 40 साल रहता है, अब इस पीरियड में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या खाने से पित्त दोष बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों, ये आपका जो कुछ भी खाते हैं ये आपका खाना पचना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। और ये जब खाना सड़ता है तो आपके शरीर में दोस्तों कितनी बीमारियां होती हैं, 15 से 20% बीमारियां होती हैं। तो पित्त दोष से कौन कौन से लक्षण है उसे आप जान लीजिए, तब आप क्लियर हो जाएंगे। पित्त दोष जब आपके शरीर में बढ़ता है तो दोस्तों आपका पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढेकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर पेशाब, बूंद बूंद होकर पेशाब आना, बार बार आपको पेशाब लगेगी, पथरी होती है, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाजपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, कैसा भी सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, माहवारी कम या ज़्यादा आना। अब आप जब इतने सारे लक्षण हैं अगर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब ये पित्त दोष बढ़ता कब है, ये पित्त दोष आप समझ गए 14 से लेकर के आपके 60 साल की उम्र तक, यानी 40 से 45 साल आप पित्त प्रवृत्ति में होते हैं। अब पित्त प्रवृत्ति में इसी में आपका सारा खान पान डिपेंड करता है। तो पित्त दोष को आपको दूर करना तो सबसे पहले आप पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा। खाना खाते समय आप कभी पानी नहीं पिएंगे। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो खाना क्या होगा, पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाता है। और जो खाना सड़ता है तो शरीर में 100 तरह की बीमारियां होती, जैसे हमने बताया। जब वो खाना सड़ेगा तो आपको पेट फूलेगा, गैस हो गई, कब्ज होगा, अपच होगा, और आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, गैस हो गई है, एसिडिटी बन गई है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको दवा दे देगा, आप दवा खाएंगे, फिर आपको आराम हो जाएगा, फिर आप दवा लाएंगे, फिर आप खाएंगे। और आज सबके घर में दोस्तों पेंटाप्राजोल, रेवेप्राजोल, ओमेप्राजोल, एंटासिड का सिरप सबके घर पड़ा हुआ है। सब सुबह होती है तो सबसे पहले ब्रश करते हैं, एक खाली पेट की कैप्सूल खाते हैं। ऐसा क्यों? आपने कभी कारण को सोचा है, किस कारण से एसिडिटी बनती है? एसिडिटी तो सबके शरीर में पाई जाती है, और अगर एसिडिटी हमारे शरीर में नहीं पाई जाएगी, हमारे पेट में नहीं पाया जाएगा, तो खाना हमारा पचेगा ही नहीं। और जब खाना हमारा पचेगा ही नहीं, खाना हमारा सड़ेगा, तो और सारी बीमारी होंगी। वही एसिड आपके खाने को पचाती है। अब हम ये जान लेते हैं खाना कैसे पानी पीने से सड़ता है। दोस्तों जब आप खाना खाना शुरू करते हैं, जब आप सुने होंगे जठराग्नि, अग्नाशय, आपके पेट में एक जठराग्नि होती है, अग्नाशय होता है जहाँ पे एसिड बनती है। और जैसे आप खाना खाते हैं तुरंत खाने पे वो एसिड अटैक करती है उस खाने को पचाने के लिए, उस खाने को पचाने के लिए। और आपने आधा पेट खाना खा लिया। अब आपने आधा पेट खाना खा लिया, अब जैसे ही आपने आधा गिलास, 1 गिलास, 2 घूंट पानी पिया, वो पानी जाकर के एसिड को बुता देती है। अब एसिड बनना वहाँ पे हो गया बंद। जब एसिड बनना बंद हो गया तो खाना पचेगा नहीं, उससे पड़ा रह गया। अब फिर आपने पूरा खाना खा लिया। जब आप पूरा खाना खा लेते फिर आपने 1 लोटा 1 गिलास जो भी पानी पीना था आपने पानी पी लिया। अब 1 लोटा 1 गिलास जब पानी पी लिया तो फिर पूरा खाने के बाद एसिड बनना शुरू हुआ, फिर आपने पानी पी लिया, एसिड बनना बंद हो गया, तो खाना वैसे को वैसे पड़ा रहेगा। अब वो खाना पचेगा नहीं, अब वो खाना सड़ेगा। और जो खाना सड़ता है तो शरीर में तरह तरह की बीमारी होती है। अगर आपने पानी नहीं पिया है, ये प्रैक्टिकली करके देखना है, एक दिन अगर आपने पानी नहीं पिया तो खाना 2.5 से 3 घंटे में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। और खाना खाने के 1.5 घंटे तक ये आपके शरीर में एसिड बनती है और इसी 1.5 घंटे में वो खाने को पचा देती है।
अब वो खाना जब पच जाता है उसके बाद जाता है खाना, उसका रस निकलता है। अब रस जब खाने में से रस निकाला जाता है तब पानी की ज़रूरत होती है। यानी कि 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। और जब 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे तो खाना आपके शरीर में उसके सारे पोषक तत्व लगेंगे। इसलिए हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना गले में फंसता है। खाना गले में फंसेगा ही नहीं, खाना गले में फंसेगा ही नहीं। बस आपको ये करना है कि उस खाने को 32 बार चबाना है। आधा खाना मेरे मुंह में ही पचता है। पचाने का काम मुंह से शुरू होता है। 80% हमारा खाना मुंह में तोड़ा जाता है, मुंह से पचाया जाता है। और जो आपके मुंह में लार बनती है, सलाइवा बनती है, ये अल्काइन होती है, यही खाने को पचाती है। इसलिए हमें 32 बार खाने को चबाना चाहिए। जब आप खाने को 32 बार चबाएंगे वो खाना क्या होगा, एकदम पतला महीन हो जाएगा और उसमें रस बहुत मिल जाएगा। आप देखिए वो खाना चिपचिपा हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा, आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब भी खाना खाइए उसे 32 बार चबाइए और मुंह से ही पचता है, फिर उसके बाद घूंटेंगे तो पानी की ज़रूरत नहीं होगी। पानी जब भी पीना खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे के बाद। बीच में अगर आप पानी पी रहे हैं तो जान लीजिए आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये पहली प्रक्रिया हो गई, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। पानी जो है हमें 2 घंटे के 1.5 से 2 घंटे के बाद पीना है। याद रखिएगा खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। या तो आप कोई चीज़ खाइए या तो फिर पीजिएगा। लिक्विड और ड्राई एक साथ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, पानी हमें कम से कम 7 से 8 गिलास 10 गिलास यानी 2 लीटर से 2.5 लीटर पी सकते हैं। ऊपर से आपका शरीर का क्या परिश्रम करते हैं, कैसे करते हैं, सबका शरीर एक समान नहीं होता है। किसी को कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन किसी को ज़्यादा पानी, और ये भी डिपेंड करता है आप परिश्रम कैसे कर रहे हैं। उस हिसाब से आपकी पानी की मात्रा घट बढ़ सकती है। जब भी पानी पिए एक बार में 1 ही गिलास पानी पिए। 200 ml से 250 ml ही पानी पिए। पानी हमेशा बैठकर सिप करके पीना चाहिए। सिप करके जब पानी पिएंगे तो हर एक घूंट के साथ आपके पेट में लार जाएगी, सलाइवा जाएगी, आपके पेट को डिटॉक्स कर देगी, आपका खाना पचेगा। तो दोस्तों पानी आपको ऐसे पीना हमेशा। अब खाना आपका पचे इसके लिए आप हमेशा खाना 32 बार चबाएंगे और खाना भूख से 70% ही खाएंगे। आपको भर पेट खाना नहीं खाना है। भर पेट खाना नहीं खाना है। ऐसा आप खाना खाएं कि हमको भूख लगी है, और जो खाना खाएं वो आपको ऐसा खाना खाएं कि 3 से 4 घंटे में वो खाना पूर्ण रूप से पच जाए। और 1 घंटे एक बार खाने में दोबारा खाने में कम से कम 7-8 घंटे का डिफरेंट हो। 4 घंटे में वो खाना पच जाएगा। 4 घंटे फिर आपको अपने पेट को हीलिंग करने का समय मिल जाएगा। वो अपने आप को जो खाना खाया है रिपेयर कर लेगी। आपकी बॉडी को आराम भी चाहिए। तो खाने में 8 घंटे का डिफरेंट हो। और एक 8 घंटे में अनाज नहीं, हमेशा अनाज का ही प्रयोग ना करें। कभी ड्राई फ्रूट्स ले लें, कभी फल फूल ले लें, कभी सलाद का प्रयोग कर लें, इस ढंग से अपने खाने को। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है खाना खाते समय पानी को पीना, तो पानी को आप अवॉइड करिए। इसीलिए हम बार बार फोकस करते हैं। अब कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, जो एसिड बनाती हैं, और यही उम्र होता है जब हम इसे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, जब हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। अब 14 साल जब हम 15 साल के रहते तो बहुत ज़्यादा हम खेलते हैं। कोई भी फैटी चीज़ हम खाते हैं तो सारा फैटी चीज़ खेलने से, मेहनत करने से वो जल जाता है। लेकिन जैसे ही हम 15 साल के ओवर होते हैं, जो हमारा पढ़ाई का शेड्यूल चलता, हम ग्रेजुएशन में हो जाते हैं या हमें कोई जॉब मिल जाता है या हम किसी कारणवश घर से निकल करके सर्विस करने वाले होते हैं, तो सर्विस करते समय ना तो हमें खेलने को मिलता उतना, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम उतना नहीं खेलने को मिलता है, हमें पढ़ाई ज़्यादा कंपटीशन क्वालिफाई करना रहता है। और या किसी को 18-20 साल में शादियां हो जाती हैं। शादी होने के बाद और जिम्मेदारी हो जाती है, आदमी पैसे के पीछे भागने लगता है और घर से जब वो बाहर होता है तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगता है। और जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं वो दोस्तों अच्छे सामानों से नहीं बनाई जाती है, साफ़ सफाई से नहीं बनाई जाती। ये सारी चीज़ें जब आप खाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पेट पचता नहीं, हो गैस बनाता है, एसिडिटी बनाता है। तो ये बाहर की चीज़ें खाते खाते तो एक दिन में जैसे हार्ट अटैक आज सब लोग आ रहे हैं,
15 साल लोगों को हार्ट अटैक आ रहा, 20 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा, 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा। तो यही 15 से 45 साल के बीच में यही आपका जो आराम होता है और खाने पीने की जो लाइफ स्टाइल होती है, यहीं से गड़बड़ होनी शुरू होती है। तो जो चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए वो चीज़ें आप खाते हैं। कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए जो आपके पित्त को बढ़ाती है? दोस्तों, चीनी में एसिड होता है जो कि आपके खाने को जल्दी पचने नहीं देता और इसको पचाने के लिए आपके पेट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए कभी भी चीनी ना खाइए। चीनी के स्थान पर आप गुड़ लीजिए, धागे वाली मिश्री लीजिए। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। ये सारी चीज़ें आपके पेट में एसिडिटी को बढ़ाती हैं, पित्त और दोष को बढ़ाती हैं। और दूसरा है मैदा। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से, मैदा बनता गेहूं के आटे से, लेकिन उसके ऊपर का एक लेयर निकाल लिया जाता है जिसमें फाइबर पाया जाता है। तो जब फाइबर ही निकल गया तो मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन उसको हम बड़े प्रेम से खाते हैं। आज मार्केट में जितने भी सामान मिल रहे हैं वो सारे चीज़ मैदे से बने। 80% सामान मैदे का बना हुआ है। तो मैदा जो है आंतों में चिपक जाता है, चिकना होने की वजह से आपकी आंतें परेशान हो जाती है, आपका पेट परेशान हो जाता है। इसीलिए वो ग्रसित होने लगता, कब्ज होने लगती, अपच होने लगता। और जब कब्ज आपके पेट में होगी, पेट साफ नहीं होगा तो दिन भर आलस बना रहेगा और तरह तरह की बीमारी आएगी। तो मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाना है। और अगली चीज़ जो हार्ट अटैक और ये पित्त दोष का सबसे बड़ा दुश्मन है, कारण है, वो है रिफाइंड किया हुआ तेल। रिफाइन किया हुआ तेल कभी नहीं खाना चाहिए। रिफाइन तेल दोस्तों बनता इसी बीन्स से है, सरसों से बनता है, सोयाबीन से ही बनता है, लेकिन इसमें प्रोसीजर किया जाता है, 5 से 6 प्रोसीजर किया जाता है। इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसमें इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। फिर इसमें बेड कोलेस्ट्रॉल बनता है और यही बेड कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरी नसों में जाके जम जाता है। आगे चल के आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। और ये जितने चीज़ें आप खाएंगे आपके एसिडिटी को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता है, धीरे धीरे आप जो कुछ सारी चीज़ें खा रहे हैं, आप 60 साल के बाद आप जब जाएंगे तो आपका बात अभी पित्त बिगड़ रहा है, फिर आपका बात दोष बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आपको रिफाइन किया हुआ तेल नहीं खाना। जो भी तेल खाना, आप मूंगफली तेल खाना है, सोयाबीन का तेल खाना है, सूरजमुखी का तेल खाना है, गरी का तेल खाना, जो भी तेल खाना है, आज आपके आसपास, आपके बाज़ारों में, आपके घरों के आसपास छोटी बड़ी सारी मशीनें पाई जाते। आप उसके बीज खरीद के लाइए और खुद जाके तेल निकलवाइए, उसी तेल का आप प्रयोग करेंगे। अगर आपको इस दोनों दोस्तों को इसको अगर क्वालिटी चेक करना है तो आप जिस कंपनी का भी आप रिफाइन खा रहे हैं, सोयाबीन तेल खा रहे हैं, आप मार्केट से सोयाबीन खरीद के लाइए और जाके तेल निकलवा लीजिए जहां सरसों का तेल निकलवाते हैं, और दोनों तेल को कंपैरिजन करिए। जो तेल आप निकलवा के लाए वो तेल मोटा होगा, गाढ़ा होगा, उसमें से झांक आएगी और वो आपको देखने में थोड़ा सा गंदा लगेगा। और जो आप रिफाइन बाहर से खरीद के ला रहे हैं दोस्तों, उसको आप देखिए कैसे एकदम पानी की तरह चमकता रहता है। आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए नुकसान है। लोग कहते हैं कि आप रिफाइन खाइए, रिफाइन ज़्यादा शुद्ध नहीं है, उसमें तो हमको चाहिए ही कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल चाहिए, लेकिन हमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल रहा, हमें बेड कोलेस्ट्रॉल मिल रहा, और वही बेड कोलेस्ट्रॉल हमको हार्ट अटैक भी तरह तरह की बीमारियों को फैलाता है। तो दोस्तों, आपको रिफाइन किया हुआ कोई भी तेल नहीं खाना, शुद्ध तेल खाइए, और ना तो डालडा खाना है, ना रिफाइन खाना है, ना डालडा खाना, ये दोनों चीज़ें आपको नहीं खाना। अगली चीज़ जो नहीं खाना, डिब्बा बंद कोई भी पेय पदार्थ या पैकेट का कोई भी सामान नहीं लेना है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों, आए सारी चीज़ें, जो चीज़ें आपको नहीं खाना उन्हीं चीज़ों से बना है। आप 80% यही खा रहे हैं, 80% यही खा रहे हैं। कैसे? आप देखिए, बिस्किट खा रहे हैं, दिन में चाय खा रहे हैं, टोस्ट ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, नमकीन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनी है? चीनी है, मैदा है और रिफाइन या डालडे में छाना गया है, और इसको कलर देने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला गया है, और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले गए हैं, और 6 महीना 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ तो केमिकल डाले होंगे, कोई ना कोई तो केमिकल डाला गया होगा। और डेली हम यही चीज़ें खा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे एसिडिटी को बढ़ाती है, हमारे पित्त दोष को बढ़ाती है।
और आपका अगर शरीर का पित्त दोष बिगड़ गया दोस्तों, तो आप जान लीजिए आप बीमारियों से ग्रसित रहे। तो ये सारी चीज़ें हटा दीजिए, सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों और क्या आपके पित्त दोष को बढ़ाता है, ये चीज़ें हटा दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पेय पदार्थ आप कभी मत लीजिए, कोई भी ठंडा, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे वो जूस हुआ, चाहे आपका ठंडा पानी भी हुआ। क्यों नहीं लेना है? आपके शरीर का तापमान कितना है, आपने कभी सोचा? आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। अगर आपका शरीर ही ठंडा हो गया तो क्या होता है, राम नाम सत्य हो गया, आप जान ही रहे हैं। तो आपका शरीर जब टेम्परेचर इतना हीट है, ऊपर से जब आप ठंडा पानी पिएंगे और ये ठंडा पानी आपके पेट में जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, आपके शरीर को ये एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। और इस ठंडे पानी को अपने टेम्परेचर में करने के लिए, अपने टेम्परेचर में करने के लिए, शरीर को नॉर्मल कर पानी को नॉर्मल करने के लिए, इसलिए कभी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, किसी किसी बीमारी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें एडवाइस दिया जाता है कि आपको ठंडा पानी लेना है, ठंडी चीज़ें लेना, वो बात अलग हो गई। बाकी चीज़ें आपको हमेशा नहीं लेना, आपको अपने टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर के हिसाब से पानी का प्रयोग कीजिए, गुनगुना पानी का प्रयोग कीजिए, आपका कभी पित्त दोष नहीं बढ़े। पित्त दोष का सबसे बड़ा कारण है पानी। और ये पित्त दोष गर्म ठंडा पानी पित्त दोष को नहीं, पित्त दोष को भी बढ़ाएगा, कफ दोष को भी बढ़ाएगा और वात दोष को, तीनों दोष को ये ठंडा पानी डिस्टर्ब करता है। तो इसे कभी मत लीजिए, इसका त्याग कर दीजिए। और अगला है जो दोस्तों आपको नुकसान करता है, वो है धूम्रपान, अल्कोहल। आप कोई भी अल्कोहल लेंगे वो ठंडा होता है, और ये सारे अल्कोहल शुद्ध नहीं होते हैं, सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके पित्त दोष को बढ़ाते हैं। अब इतनी चीज़ें अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपका पित्त दोष हमेशा बैलेंस में रहेगा, पित्त दोष हमेशा बैलेंस रहेगा। और एक चीज़ और करना, खाना पे बहुत ध्यान देना। एक खाना सबसे ज़्यादा पित्त दोष को बढ़ाता है। खाना आप भूख से 70% खाइए, और खाना जब भी खाइए बैठ करके अलथी पलथी मार कर खाइए, उसे 32 बार चबा करके खाना है। खाना हमेशा, सुबह का खाना आप भर पेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए अगर आप खाना चाहते हैं तो, नहीं तो नाश्ता पानी कुछ कर लीजिए। और रात का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के पहले करना है, प्राचीन नियम है, लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में नामुमकिन है। तो दोस्तों 8 बजे तक खाना खाने का प्रयास करिए, और रात का खाना सिर्फ नाम मात्र खाइए। ऐसा खाइए कि आपने खाना ही नहीं खाया, और ना खाना खाइए तो और अति उत्तम है। शाम को कुछ नाश्ता कर लीजिए सूर्य डूबने के पहले, उसके बाद रात को सोते समय 1 गिलास दूध और उसमें हल्दी डाल के ले लीजिए, आपकी शरीर की सुरक्षा करेगा। खाना मत खाइए, और जब भी ये दूध पीजिएगा इसके 1 घंटे के बाद ही सोना है। तो यानी शाम का खाना अगर आप ले रहे हैं तो 1 रोटी 2 रोटी या थोड़ी सी सब्जी या साग, बस ऐसे नाम मात्र आपको खाना खाना है। इस बात को खाने का बहुत रोल इसमें है। खाना हमेशा अलथी पलथी मार के ही खाना चाहिए, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके ही खाना चाहिए। खाने पे ध्यान दे दिया। आपका खाना जो होना चाहिए हमेशा हरी साग सब्जियाँ होनी चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत कम लीजिए। मार्केट का कोई भी चीज़ मत लीजिए, समोसा, पकौड़ी, ब्रेड टोस्ट, जो कुछ पाव भाजी, या दोस्तों आप जो भी बर्गर पिज्ज़ा जो कुछ भी खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पित्त दोष को बढ़ाती है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, पित्त नहीं बात को भी बढ़ाएगी। और यही पित्त दोष अगर आपका गड़बड़ हो गया, और यही जो है 40 से 45 साल में आपका पित्त दोष गड़बड़ होता है, और यही पित्त दोष जब गड़बड़ होता है, गैस एसिडिटी बढ़ते बढ़ते आपके रक्त की एसिडिटी हो जाती है, और जब रक्त में एसिडिटी बन जाती है तब दोस्तों आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, ये सारी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए। 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो अपने पित्त दोष को आप बैलेंस करिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। दोस्तों आप पित्त दोष समझ गए कब से कब आपके शरीर में रहता है, और इस समय आप अपने जिस एरिया में हैं, ये नहीं है आपका वहाँ का एरिया के हिसाब से आप खाना खाइए। आप कलकत्ता में हैं, आप तमिलनाडु में हैं,
आप सूरत में हैं, गुजरात में हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या है और वहाँ पे सीजन वाइज जो खाना उत्पन्न होता है, जो अनाज उत्पन्न होता है, उस सीजन वाइज आप अपने एरिया के, क्योंकि आपकी शरीर उसी एरिया के हिसाब से ढली हुई है, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से आपके शरीर काम करती है। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा और सूर्य के हिसाब से आपका शरीर काम करता है, तो सूर्य के हिसाब से ही आप खान पान को रखिए। तो आप समझ गए पित्त दोष क्यों होता है, पित्त दोष होने के कारण क्या है और पित्त दोष होने के बाद हमें क्या क्या नहीं खाना है, इस चीज़ से आप संतुष्ट हो गए। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको नहीं खाना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं वात रोग। ये वात रोग को हम कैसे दूर करें। ये वात रोग अगर आपके शरीर में हो रहा है तो वात रोग के क्या क्या लक्षण है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। 80 प्रकार की वात, 7 प्रकार की बुखार, घुटना कमर जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर में कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी दबाने पर सूजन हो जाना, गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना, ये सारे किसके हैं, वात दोष के लक्षण हैं। अब जो आप गठिया, बाई, बतास से पीड़ित रहते हैं, ये सारे कारण वात दोष के हैं। तो वात दोष आपको ना हो तो दोस्तों इसके लिए कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप उसमें नहीं खाना है वही चीज़ें आपको इसमें नहीं खाना है। अब वात दोष कब होता है, वात दोष 60 साल के बाद होता है। तो 7 साल के बाद आपको गठिया, बाई, बतास, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन वो एक दिन में नहीं होती है। ये आपका, जब हमने बताया आपने उल्टा सीधा सब कुछ खाया, जब आपका ये पित्त दोष गड़बड़ हो गया तब आगे चल के आपका वात दोष गड़बड़ होता है। तो इसलिए आपको शुरू से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अब वात दोष अगर आपको दूर करना है तो क्या क्या करना है, जो आपको पित्त दोष में परहेज करना था वही करना है। अब वात दोष अगर हो तो कुछ इसमें प्रकृति के नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, इस स्टिक में जरूर ध्यान देना है। अब प्रकृति के नियम क्या है, तो आपको दोस्तों खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा और आप एक समय निर्धारित करिए, एक समय निर्धारित करिए कि हम इतने बजे तक सो जाएंगे, इतने बजे तक हमें सो जाना है, 10 बजे तक, 11 बजे तक आपका कैसे काम है, ऑफिस तक कितने बजे तक काम है, ये सारी चीज़ें आप खुद मैनेज करेंगे। तो 10 से 11 बजे जब आप सो जाएंगे तो सुबह आपकी नींद आराम से खुल जाएगी। कितने बजे, 4 से 5 बजे। और 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इसी समय हमें उठना चाहिए। अगर आप इस समय उठ जाते हैं, उठने के बाद तुरंत 3 से 4 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है। अब जब 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे, ये जो मुंह में आपके अल्काइन होता है, जो मुंह में आपकी लार है, इसे थूकना नहीं, यही पानी के साथ आपके पेट में जाएगी तो आपका पेट डिटॉक्स हो जाएगा, आपकी कब्जियत दूर हो जाएगी। तो आप 3 से 4 गिलास बैठ करके घूंट घूंट आप पानी पीजिए। पानी पीने के बाद अब आपको 5 बजे अपना घर छोड़ देना है, 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ने के बाद आप जाइए मॉर्निंग वॉक करिए। ये मॉर्निंग वॉक आपको 15 साल के बाद ये सारी चीज़ें शुरू कर देना चाहिए, या जिस भी उम्र में है आपको ये करना चाहिए, वात दोष से बचना है। तो आप मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर करिए और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप कितनी देर में कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधे घंटे में इसे कवर करिए। ये हमारा अपना प्रैक्टिकल है। अगर आपको आधे घंटे में 5 से 6 किलोमीटर को कवर करना है तो इसमें आपको दौड़ना भी पड़ सकता है और खूब तेज चलना भी पड़ सकता है। तो कभी कभी आप कुछ पीछे साइड भी दौड़ लिया करिए। तो जब आप खूब तेज में दौड़ेंगे तो आपके जो है धड़कन बहुत तेज पंप करेगी, और जितने देर आपकी धड़कन दिल पंप करेगा उतने दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज दौड़ा होगा। जैसे दोस्तों एक नाली से पानी बह रहा है, नाली में जब बहाव खूब तेज होगा तो उसमें छोटे छोटे कण कहीं फंसेंगे नहीं। उसी तरह से जब आप सुबह सुबह रोज दौड़ रहे हैं, आपका पेट खाली है, पूरा शरीर आपका अंदर से खाली है, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा। जब नसों में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो दोस्तों कहीं भी कोई कचड़े हैं तो साफ हो जाएगा और पसीने के माध्यम से आपके शरीर की गंदगी बाहर हो जाती है। जो रोज 5 से 6 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक या दौड़ता, उसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं।
कभी नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको 5 से 6 किलोमीटर को कवर कितनी देर में? आधे घंटे में। और ये नंगे पाँव करने के बहुत सारे फायदे हैं। नंगे पाँव अगर आप करते हैं तो दोस्तों ये जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है, ये ओस की बूंदें जब आपके शरीर में लगेगी, आपका पैर स्पर्श करेगा, तो दोस्तों आपके शरीर की आँखों की रोशनी, आपकी आँखों की रोशनी दोस्तों बहुत तेज हो जाएगी। कभी भी चश्मा लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों नंगे पाँव चलिए। अब आपने दौड़ लगा लिया आधे घंटे का, अब वहीं बैठ करके आपको 2 घंटे बिताना है प्रकृति में। अब वहीं पे आधे घंटे बैठ करके आपको कुछ योगा मेडिटेशन करना है। योगा कौन सा करना है? आपको अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। अब जब आप अनुलोम विलोम क्या करना है, एक नाक से सांस लीजिए, अगले नाक से छोड़िए, फिर जिस नाक से छोड़ रहे हैं उस नाक से सांस लीजिए, अगले नाक से छोड़िए। बस इतना ध्यान देना है, आपका ध्यान अपनी सांसों पर होना चाहिए। हमारी सांसें देखो अंदर जा रही, यहाँ तक पहुँची, मतलब उस समय कोई विचार आपके नहीं आने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान अपने सांसों पर होना चाहिए। कितनी देर करना है? 20 से 25 मिनट। अगर आप 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आपको पूरी ज़िंदगी में कभी भी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी कोई गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी। अब वहीं पर एक योगा और करना है, कपालभाति। कपालभाति क्या है? आप सुखासन में बैठ जाइए, बस आराम से आप अंदर ने पेट की सांस को बाहर निकालना है, पेट की सांसों को बाहर निकालना है। अब इसके लिए आपको बस कपालभाति कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख करके कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कपालभाति कितना करना है? 15 से 20 मिनट। अगर आप डेली 15 से 20 मिनट कपालभाति करते हैं तो कभी भी आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। आपका वात, पित्त, कफ तीनों दोष बैलेंस में रहेंगे। वात, पित्त, कफ आपके तीनों दोष बैलेंस में रहेंगे, और जिसके तीनों दोष बैलेंस में रहते हैं उसे कोई बीमारी नहीं। तो आपका ये हो गया। अब वहीं पे बैठ के कुछ दोस्तों शीर्षासन कर लीजिएगा। अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं तो आपको कभी भी बालों की समस्या नहीं होगी, जैसे बालों का टूटना, बालों का पकना, ये सारे रुक जाएगा। अब सूर्य प्राणायाम कर लीजिए, यानी कि 2 घंटे आपको वहीं बाहर फील्ड में बिताना है, आसमान के नीचे बिताना है 5 बजे से 7 बजे। अगर आप 5 बजे से 7 बजे डेली दे रहे हैं 2 घंटे, ये 2 घंटे आप निकाल ही लीजिए अपने लिए, तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। अब ऊपर से आपको सूर्य की धूप मिल रही है, सूर्य की रोशनी मिल रही है, जो हमारे लिए अमृत की समान है। जो सूर्य की धूप में रोज बिता रहा है 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, दोस्तों उसे कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होती। ना तो कैल्शियम विटामिन डी की वजह से कोई बीमारी होगी, तो आपको कभी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। और विटामिन डी और कैल्शियम हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो इसलिए प्रयास करिए, ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए जरूर गए, इससे आपका वात, पित्त तीनों बैलेंस रहेगा। अगर इन प्रकृति के नियमों का आपने पालन कर लिया तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कफ दोष। एक कफ दोष क्या है? हमने बता दिया। एक कफ दोष आपको होता है दोस्तों जब आपका जन्म होता है, उससे 15 साल तक आपके शरीर में कफ दोष ज़्यादा रहता है, कफ प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। और इसी समय बच्चों का दिमाग भी तेज होता है, बच्चे खेलते कूदते उन्हें कफ बनता है। तो इसके लिए आपको केयर करना पड़ेगा कि ऐसी कोई दिनचर्या उनकी ना हो जिससे उनका कफ दोष बिगड़ जाए। तो कफ दोष में क्या क्या नहीं खाया जाता है, इसे आप ध्यान दे दीजिए। पित्त दोष में और वात दोष में दोनों का परहेज रखिए। जो आपको पित्त दोष में नहीं खाना है वही आपको वात दोष में नहीं खाना है। लेकिन एक कफ दोष का अलग है। कफ दोष में आपको कोई भी ठंडी वस्तु दिन बैठने के बाद नहीं लेना है। वैसे तो ठंडी चीज़ नहीं खाना है, जैसे हमने पित्त दोष में बता दिया, आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से खाइए, लेकिन ऐसा नामुमकिन है, बच्चे मानेंगे नहीं। तो दोस्तों आपको दिन डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है, जैसे ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जो कुछ भी है इसे आपको नहीं खाना है। लेकिन आज का क्या लाइफ स्टाइल है, आज का लाइफ स्टाइल ऐसे है, पूरी रात पार्टी चलती, पूरी रात, और रात में पूरी रात पार्टी करता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, ठंडा पानी पीता है, जिसकी वजह से वो नुकसान में। तो कोई भी ठंडा चीज़ नहीं लेना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें खाने से तीनों दोषों से बचा के रखती है। ये मामूली सी चीज़ है। तो मामूली सी चीज़ में क्या है दोस्तों, आपको
दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर होना चाहिए, और दाल में जो है घी, देसी गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम है। देसी गाय का घी और हींग का तड़का जरूर होना चाहिए। देसी गाय का घी या हींग का तड़का जरूर होना चाहिए। इससे आपको जो है पित्त नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगा। दाल में हाई प्रोटीन होता है, अगर आपको घी पड़ जाने से वो दोस्तों उसका असर खत्म हो जाता है। और रात के खाने में आपके मेथी दाना होना चाहिए। रात के खाने में आपके मेथी दाना होना चाहिए। और दोस्तों जब गर्मी का सीजन, ठंडी का सीजन हो, पूरे ठंडी में आपको तीनों दोषों से जो बचा के रखेगा वो है दोस्तों जैसे गुड़, ये देसी गुड़, चीनी नहीं, ये देसी गुड़ लीजिए और पूरे ठंडी में जैसे तिल, काला तिल होता है उसका लड्डू खाइए गुड़ में बांध के, मूंगफली का लड्डू खाइए तो आपका कफ दोष से बचा के रखे। ये सारी चीज़ें, इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में शामिल करिए। तिल का लड्डू खाइए। तिल का लड्डू कब खाया जाता है आप जानते हैं, जैसे ही ठंडी की शुरुआत होती है। तिल तो मार्केट में आता है और नया नया गुड़ आना शुरू हो जाता है। गुड़ और इसका तिल का लड्डू बहुत बिकता है, मूंगफली की टिक्की बहुत बिकती है। इस सारी चीज़ें, कुछ बीन्स ले लीजिए, जैसे कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, ये सारी चीज़ें बीन्स ले करके आप लड्डू बनाइए गुड़ का। ये पूरे ठंडी में खाइए, आपको कफ दोष से बचा के रखेगा। तो आपको क्या करना है आप समझ गए। कफ दोष में क्या खाना है, मेथी दाने का प्रयोग। रात के सब्जी में मेथी दाने का प्रयोग होना चाहिए। दोपहर के खाने में अजवाइन और देसी घी, आपके दाल घी के देसी घी और हींग का तड़का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको वात, पित्त, कफ तीनों से बचाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपका वात दोष बढ़ गया है, वात दोष बढ़ गया है। अब वात दोष बढ़ने के बहुत कारण हैं। जब आपका पित्त दोष गड़बड़ होता है तभी आपका वात दोष गड़बड़ होगा, तो आपको पित्त दोष बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपका वात दोष बढ़ गया है तो आपको गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द है। अगर जोड़ों का दर्द है तो दोस्तों अपने उस हिसाब से क्या आपका वजन है, वजन को कम करिए, उम्र के हिसाब से वजन को कम करिए। और अगर आपकी आराम की लाइफ स्टाइल है तो उसको त्याग दीजिए, कुछ योगा करिए, कुछ मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन सबसे अहम बात है, उस पर अभी हम चर्चा करते हैं 2 मिनट। तो दोस्तों कुछ योगा करिए अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से, ये सारी योगा मेडिटेशन जरूर करिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसे अपना करके आप अपने वात दोष को ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको अगर घुटनों वगैरह में दर्द है, आपका बीपी भी बढ़ा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा, तो सबका कारण क्या है, वात दोष है, पित्त दोष है। तो आप रात में मेथी लीजिए 1 चम्मच मेथी को आप बढ़िया से पहले धुल लीजिए, किसी मिट्टी के बर्तन में से रात भर के लिए भिगो दीजिए। रात भर के लिए किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो करके इसे सुबह आपको छान कर खाना है। और खाने के बाद ये जो पानी बचा है इस पानी को पी लीजिए। दूसरा है दोस्तों चूना। यही चूना जो खाने वाला चूना होता है, कैसा भी दर्द है 2-3 महीने अगर आप खा लिए, पुराना से पुराना दर्द ठीक हो जाएगा। ये खाने वाला चूना लेना, कितना लेना, 1 ग्राम। अब 1 ग्राम आप वजन कर नहीं सकते हैं, 1 ग्राम वजन कर नहीं सकते तो आपको 1 गेहूं के बराबर लेना है। 1 गेहूं के बराबर चूना और 100 ग्राम दही लेना है। दही दोस्तों आप घर पर जमाइए, मिट्टी के बर्तन में दही जमाइएगा। और जब भी दही खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाइएगा। 100 ग्राम दही लेना है और उस दही में 1 गेहूं के बराबर चूना डाल दीजिए और यही दही खाइए। एक बार, सिर्फ दोपहर में रोज 1 बार खाइए, रोज दोपहर में 1 बार खाइए। आपका 2 से 3 महीने में अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। गठिया, बाई, बताव, जितने भी दर्द हैं सारे दर्द दूर हो जाएंगे। अब चूना क्या है, क्षारीय होता है और आपके रक्त की अम्लता बढ़ गई है, तभी आपके शरीर में दर्द हो रहा है, तभी आपका बीपी बढ़ा हुआ, तो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर देगा। और चूना में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। घी और जो है दोस्तों इसमें दही में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाएगी, ऊपर से ये क्षारीय है, तो ये सारी चीज़ें आपको खाना चाहिए। तो वात रोग से ये बचाएगा, पित्त दोष को वो बचाएगा। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। वात, पित्त, कफ दोष को अपने शरीर में जो ये 3 दोष हैं इन्हें बैलेंस करके रखिए। और इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस बात का हमेशा याद रखिए। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आप पूरा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब लास्ट में दोस्तों कुछ बातें ये बताएंगे, आपको मेडिटेशन जरूर करना है।
मेडिटेशन में कौन सा मेडिटेशन करना है? आप दोस्तों, आपके शरीर में दो मन होता है, हमारे अंदर दो मन होता है। एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। चेतन और अवचेतन मन, ये चेतन मन जो है हरदम जागृत में रहता है, इसे आप जो कहते हैं वो करवाता रहता है। लेकिन ये आपका अवचेतन मन जो है दोस्तों, ये कुछ नहीं जानता है। अगर आप इसे कहते हैं इमली का पेड़ है और वो आम का पेड़ है, आम को इमली का पेड़ कह देंगे तो मान लेगा, आम को इमली का पेड़ कह देंगे तो मान लेगा। इसलिए आपको अपने मन को सकारात्मक सोच देना है, सकारात्मक सोच रखनी है। आपको अगर कोई चीज़ हासिल करना है तो यही दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है? सुबह रात में सोते समय 5 मिनट बिस्तर पे लेट जाइए। लेटने के बाद जो दिन भर की सारी बातें उसे भुला दीजिए। सिर्फ अगले दिन पे आप फोकस करिए और अपने शरीर को ये कहिए कि अगर आप 60 साल के हैं तो उससे कहिए मैं अभी 40 साल का हूँ, मैं अभी 40 साल का हूँ, मैं वो हर एक काम कर सकता हूँ जो मैंने 20 साल पे थे वो कर रहे थे। मैं वो सारे काम, यानी कि इसे पॉजिटिव थिंकिंग देना है, इसे नेगेटिव नहीं सोचना है कि जो मैं कर सकता हूँ। आप ये सोचिए, जब मैं 20 साल का था तो किस तरह से हमेशा दौड़ता रहता था। किस समय से आपके अंदर जो भी खूबियाँ रही हो, जब आप युवक थे, जो भी खूबियाँ रही उस खूबियों को सोचिए और फिर उसके बाद ये सोचिए कि अगला हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या बनना है। बस हमेशा आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रकृति को, धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता को, सबको याद करिए और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस चिंता मुक्त जिए। उसके बाद सो जाइए। सुबह उठने के बाद सबको धन्यवाद दीजिए। कम से कम आपकी सुबह तो हो गई, कम से कम आपकी सुबह हो गई। कितने लोग बेचारे ऐसे सोते हैं और सोते रहते हैं। तो आपको अवचेतन मन को पॉजिटिव देना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। हमेशा इसे पॉजिटिव थिंकिंग में रखिए और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। कुछ नहीं सोचिए, वर्तमान में जीजिए, एक बच्चे की तरह जीजिए। एक बच्चे की तरह रहिए, हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए। एक बच्चा क्या है, उसे दूध पीने को मिल गया, वो दूध पी लिया, बस वो हमेशा खेलता रहेगा। अब उसका पड़ोसी के साथ क्या है, उसके मम्मी पापा में क्या झगड़े बातें हो रही हैं, उससे नहीं मतलब है, उसे सिर्फ दूध चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, दुनियादारी को आप छोड़िए, टेंशन मुक्त रहिए, कुछ मत सोचिए, वर्तमान में जीजिए। जो होना होगा अच्छे के लिए होगा। परेशानियां आएंगे तो जान लीजिए हमारा मतलब हमारी मंजिल भी आगे है। परेशानी हटेगी, दुख भी, सुख भी हमें मिलेगा। सुख और दुख दोनों एक पहिए के एक ही पहलू हैं। तो कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। दोनों, कभी कोई दुख आगे रहेगा, कभी सुख बाद में आएगा। तो दोनों आते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में। इसलिए सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। टेंशन मुक्त रहिए, स्वस्थ और निरोग रहिए, यही हमारी इच्छा है। लेकिन दोस्तों, आप अपने शरीर के तीनों दोष को बैलेंस कर लीजिए। आपका शरीर खुद अपनी बीमारी को ठीक कर लेगा, आपका शरीर खुद अपनी बीमारी को ठीक कर लेगा।